ये है केप टाउन, साउथ अफ्रीका का कैपिटल सिटी। केप टाउन में मौजूद ये पतली सी गली वाइट और ब्लैक लोगों के रेजिडेंशियल एरिया को डिवाइड करती है और ये दोनों जगहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वाइट लोगों के एरिया में घरों में बैकयार्ड, गार्डन, पार्क्स, बिग रोड्स और वो सभी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो हाई क्लास सोसाइटी के लोगों को चाहिए होती हैं। और 100 मीटर दूर दूसरी साइड पर ब्लैक लोगों का एरिया है जो बहुत ही कंजेस्टेड और स्लम टाइप जगह है, जहां ना तो प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और ना ही सेवरेज फैसिलिटीज मौजूद हैं। और कानून के तहत ब्लैक लोग वाइट लोगों के एरिया में घर नहीं बना सकते। और इसी तरह सिर्फ कलर डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पर पूरे केप टाउन सिटी को डिजाइन किया गया है और यही सिचुएशन पूरे साउथ अफ्रीका में है। आखिर ऐसा क्यों है? हजारों सालों से साउथ अफ्रीका ब्लैक लोगों का घर है और वाइट लोगों ने उनको उनके ही मुल्क में रिफ्यूजीज की तरह रहने पर कैसे मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी इनसाइड्स टीवी की इस वीडियो में। 1750s में ब्रिटिशर्स ने इस जगह को कैप्चर किया और इस जगह को कैप कॉलोनी का नाम दिया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बरतानिया को चीप लेबर की बहुत जरूरत थी। और इसी दौरान ब्रिटिशर्स को 1869 में किम्बरले में एक डायमंड मिला और 1885 में जोहान्सबर्ग में गोल्ड मिला। तब से ब्रिटिशर्स के लिए साउथ अफ्रीका इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन गया। अब ब्रिटिशर्स को यह खजाना लूट कर किसी भी तरह से इंग्लैंड लेकर जाना था, जैसा कि ये ब्रिटिशर्स दुनिया भर में करते थे। और यहाँ माइनिंग के लिए नेटिव ब्लैक लोगों को चीप लेबर की तरह यूज किया गया और पूरे मुल्क में रेलवे लाइंस बिछाई गईं ताकि खदानों से गोल्ड और डायमंड केप टाउन की बंदरगाह तक लाए जा सकें। और यहीं से केप टाउन सिटी के डेवलपमेंट का आगाज हुआ। ये रेसिज्म की बेसिस पर सेग्रीगेशन 1913 से शुरू हुआ और मेनली 2 कानून बनाकर ये लागू किया गया। पहला द लैंड एक्ट ऑफ 1913। इसके तहत मुल्क की 70% पॉपुलेशन जो कि अफ्रीका के ब्लैक लोग थे, उन्हें पूरे मुल्क में सिर्फ 8% एरिया में रहना होगा जो कि बैकवर्ड रूरल एरियाज थे और ये इस जगह से बाहर कहीं पर भी लैंड नहीं खरीद सकते। इन एरियाज में एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर ये ब्लैक लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज में रहना चाहते हैं तो उन्हें वाइट लोगों के लिए काम करना होगा, पर तब उन्हें शहरों के बाहर कुछ सर्टेन लोकेशन पर रहना होगा जिन्हें टाउनशिप्स कहा जाता था। इसी लोगों ने ही शहरों की शेप और डिजाइन को डिसाइड किया। और दूसरा कानून ग्रुप एरियाज एक्ट ऑफ 1950, जिसके तहत शहर को रेसिज्म की बेसिस पर डिजाइन किया गया। इस कानून के तहत मुल्क की पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वाइट, नेटिव ब्लैक अफ्रीकन और मिक्स पीपल, मतलब अफ्रीकन, यूरोपियन या एशियंस का मिक्सचर। साथ ही शहर के एरिया को भी इन 3 नस्लों की बेसिस पर डिवाइड किया गया। वाइट लोगों को सिटीज के अंदर हाई फैसिलिटी इकोनॉमिक जोन दिया गया जो कि टोटल एरिया की 86% लैंड थी, जबकि वाइट पॉपुलेशन सिर्फ 17% थी। और ब्लैक लोगों का एरिया शहर के बाहर साइड में था जो कि मिलिट्री बेसिस के पास होते थे ताकि ब्लैक लोगों पर नजर रखी जा सके। और ब्लैक लोग इन एरियाज के बाहर नहीं रह सकते थे जहां वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेवरेज और ड्रेनेज जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी बहुत कम थी। और तीनों एरियाज के दरमियान में एक बफर एरिया, मतलब खाली जगह है। ये जगह 100 से 250 मीटर तक चौड़ी है जिससे इन्हें डिवाइड किया जाता है। पूरे साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम लागू किया गया था और इनमें से 3 बड़े शहर जिनमें केप टाउन, जोहान्सबर्ग और नमीबिया शामिल हैं, जिन्हें स्पेशली रेसिज्म की बेस पर ही डिजाइन किया गया था। इन्हें अपार्थाइड सिटीज कहा जाता है, मतलब सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। लोगों की स्किन कलर से पता चल जाता था कि वो शहर के कौन से हिस्से में रहते हैं। केप टाउन में सबसे ज्यादा ब्लैक लोग डिस्ट्रिक्ट 6 नाम के एक एरिया में लीगली रहते थे, पर 1966 में अचानक गवर्नमेंट ने कहा कि ये एरिया भी वाइट लोगों का है, इसलिए करीबन 65,000 ब्लैक लोगों के घर तोड़ दिए गए। हालांकि 1934 में ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया था, पर उनके बाद डच लोगों को पावर मिल गई और उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरह ही ब्लैक लोगों को तंग करना शुरू कर दिया और रेसिज्म की बेसिस पर 145 लॉज बनाए। आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ यूरोपियन वाइट लोगों की डिक्टेटरशिप थी। ब्लैक लोगों को हमेशा एक पासबुक कैरी करनी होती थी जिसमें मेंशन होता था कि उन्हें कहाँ रहने की और कहाँ ट्रैवल करने की इजाज़त है। इससे इन्हें सिटी एरियाज में जॉब करने से रोका जाता था। ब्लैक लोगों को कानून बनाकर गरीब रखा जाता था। इनको सिर्फ एक ही शर्त पर सिटीज में रहने दिया जाता था कि उन्हें वाइट लोगों के लिए काम करना होगा और ये वाइट लोगों के लिए एज अ सर्वेंट, जैसे कि कुक और गार्डनर के तौर पर काम करते थे। और काम खत्म हो जाने पर इन्हें ये जगह छोड़कर वापस जाना पड़ता था। 1970s के इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सारी पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट कॉलर जॉब्स पर मेनली वाइट पीपल थे और निचले लेवल पर ब्लू कॉलर या लेबर क्लास जॉब्स में मेनली नेटिव ब्लैक लोग थे। और आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। 2017 की लैंड रिफॉर्म रिपोर्ट के मुताबिक
साउथ अफ्रीका का 70% एरिया आज भी वाइट लोगों का है, जबकि वाइट पॉपुलेशन आज 10% से भी कम है। नेटिव ब्लैक लोगों के लिए एक अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था जो कि वाइट लोगों से बहुत ही इन्फीरियर और आउटडेटेड था, जिसे बंतू एजुकेशन सिस्टम कहा जाता था। मैरिज एक्ट 1949 के तहत ब्लैक्स अपने वाइट पार्टनर्स के साथ शादी नहीं कर सकते थे। वाइट लोगों के बीच में ब्लैक लोगों का जाना मना था, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने की इजाज़त भी नहीं थी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब आप अपने ही मुल्क में सिटीजन्स नहीं हो। साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग जो कि वाइट लोग हैं और बहुत ही गरीब लोग जो कि ब्लैक लोग हैं। आज भी यहाँ वाइट लोगों की एवरेज इनकम पर कैपिटा ब्लैक लोगों से 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है। आज भी सिटीज़ में रिच और सक्सेसफुल पीपल मेनली वाइट लोग हैं। इनकम, फैसिलिटीज़ और लाइफस्टाइल में दुनिया में सबसे ज़्यादा अनइक्वलिटी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ब्लैक लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है, जबकि वाइट लोगों में सिर्फ 7.5% है। 1994 में नेल्सन मंडेला के दौर में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली और इन रूल्स को बंद किया गया, जिसके लिए उन्हें 27 साल जेल में गुजारने पड़े थे। पर आज भी केप टाउन जैसे कई शहरों में ये सिस्टम चल रहा है और आपको इस तरह के वाइट एरियाज और ब्लैक एरियाज देखने को मिल जाएंगे, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले की तरह बिल्कुल अलग है और वाइट लोग ही मेनली सिटी एरियाज में रहते हैं। केप टाउन के पास ओरेनिया नाम का एक टाउन है, जहाँ सिर्फ वाइट लोगों को रहने की इजाज़त है। अकॉर्डिंग टू लॉ ब्लैक लोग यहाँ ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ना जॉब्स कर सकते हैं। 1991 में बनी इस टाउन की अलग गवर्नमेंट, अलग इकोनॉमी, यहाँ तक कि अलग करेंसी है। जो पहले के डच, फ्रेंच या दूसरे यूरोपियन लोग थे, उनके डिसेंडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। इन्हें अफ्रीकनर्स कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के बाद अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इवन 2007 में स्कूल ट्रिप पर गए ब्लैक स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को यहाँ घुसने भी नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी क्यों केप टाउन दुनिया की सबसे अनइक्वल प्लेस है? इसकी रीज़न है स्टेट गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने रेसिज्म को ख़त्म किया था, पर सिर्फ केप टाउन में डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है, जिसमें मेनली वाइट पोजीशंस हैं। इसलिए अब भी वाइट लोगों को यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है। ब्लैक लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की मेन रीज़न है इनका घर जॉब लोकेशन से बहुत दूर होना। हर रोज़ 3 से 4 घंटे ट्रैवल करके इन्हें काम तक पहुँचना पड़ता है, इसलिए इनका फैमिली लाइफ जैसा कुछ नहीं रहता और आज भी इन्हें सिटीज़ के अंदर अपनी जॉब लोकेशन के पास नहीं रहने दिया जाता। उम्मीद करता हूँ इनसाइड्स रिव्यू की ये वीडियो भी आप लोगों ने भरपूर एंजॉय की होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।